हेलो स्टूडेंट्स पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने देखा यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में देखा कि लैक्टोबैसिलाई विच आर द वेरी यूजफुल बैक्टीरिया इन मिल्क प्रोडक्शन, सीडर, कोकोआ, पिकल एंड ऑल्सो यूज इन अ प्रीबायोटिक एंड वाइन एंड ब्रेड में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं लैक्टोबैसिलाई का। इसके बाद में हमने सेकेंड सेक्शंस में देखा स्टूडेंट्स द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ अ राइजोबियम विच इज कॉल्ड एज अ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ये जो राइजोबियम थे इज अ फॉर्म द रूट नोड्यूल्स ऑफ अ लेगुमिनस प्लांट्स एंड राइजोबियम का जो मेन फंक्शन था स्टूडेंट्स वो क्या था? नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो नाइट्रेट कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं and nitrate compounds are very useful for the plant. Plant prepare proteinous substances for their growth and development by using this nitrate compound. तो स्टूडेंट चलिए इस सीक्वेंस को हम आगे बढ़ाते हैं और आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट ईस्ट। तो जनरली हम ब्रेड, इथेनॉल, अल्कोहल प्रोडक्ट, वाइन के प्रिपरेशंस में हम ईस्ट फंगस का हम इस्तेमाल करते। तो आइए देखते हैं कि ये यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से हमारे काम आता है और इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और डेफिनेशंस क्या है। तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर हम ईस्ट की बात करेंगे तो ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक माइक्रोब्स। यूकैरियोटिक कहने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स कि जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है उसे हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो यहां पे कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे ईस्ट फंगस के बारे में, जिसमें फर्स्ट पॉइंट्स क्या है? ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। जनरली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है द क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सेलुलर कैटेगरिया दैट प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट। तो ये जो हमारा ईस्ट फंगस है ये किस प्रकार का है? यूकैरियोटिक है, जिसका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस इन्वलप है। नेक्स्ट, ईस्ट इज अ हेट्रोट्रोपिक फंगल माइक्रोब। जनरली ऑर्गेनिजम्स आर टू टाइप, ऑटोट्रोपिक एंड हेट्रोट्रोपिक। तो जो ईस्ट है ये भी एक हेट्रोट्रोपिक माइक्रोब से जो दूसरे सोर्स के ऊपर डिपेंड होता है। These single cell microorganisms are members of kingdom fungi, जो कि ऑलरेडी हमने 5 किंगडम्स के बारे में देखा हुआ है, जिसमें से एक हमारा इंपॉर्टेंट किंगडम है फंगी। तो दिस ईस्ट इज बेसिकली अ फ्रॉम मेंबर ऑफ अ किंगडम फंगी। नाउ there are about 1500 type of yeast present। तो इतनी ज्यादा नंबर में ईस्ट प्रेजेंट है और ये ईस्ट का हम वेरियस पर्पस के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। इसमें से कुछ ईस्ट जो फंगस होते हैं इट्स गुड फॉर अस और कुछ हार्मफुल हमारे लिए होते हैं जो कि फंगल इंफेक्शंस क्रिएट करते हैं। ईस्ट रिप्रोड्यूसेस असेक्सुअली। अगर हम रिप्रोडक्शंस की बात करते हैं तो स्टूडेंट जो रिप्रोडक्शंस होता है ये 2 टाइप का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है इट्स रिक्वायर द 2 गैमेट्स। इसमें 2 गैमेट्स की जरूरत होती है, मेल एंड फीमेल। बट इन केस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस ओनली रिक्वायर अ सिंगल पैरेंट। तो ईस्ट इज रिप्रोड्यूस बाय अ सिंगल पेरेंट्स और यहां पे जो मेथड यूज होता है इसको हम कहते हैं बडिंग। तो आइए समझते हैं कि ईस्ट का एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। स्टूडेंट्स ये एक ईस्ट का डायग्राम है जिसमें से आपको दिख रहा होगा कि यहां पे एक आउटर ग्रोथ आपको दिखाई दे रहा है, इसी को हम कहते हैं बड। जब ये बड पूरी तरह से कंप्लीटली ग्रोथ हो जाता है तो इट्स सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट्स। ये अपने पेरेंट्स से सेपरेट होकर के एक नया ईस्ट फंगस फॉर्म हो जाता है। ठीक उसी फंगस पे ये बड और फॉर्म होगा। तो जितनी ज्यादा बड फॉर्म होंगे ये बड सेपरेट होते जाएंगे और एक नए ईस्ट फंगस में कन्वर्ट होते।
अब डायग्राम देखने पे हमें पता चल रहा है कि दिस इज व्हाट द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस का यहां पे डिवीजन होता है, देखिए बर्ड में भी एक न्यूक्लियस आ गया, एंड द फ्लूइड इनसाइड दिस इंटायर पार्ट इज अ साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड विच गिव द न्यूट्रिएंट मीडियम टू मीडियम प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये यूकैरियोटिक है, तो इट्स अ वेल डेवलप्ड सेल वॉल। जो आपको रेड कलर का ये दिख रहा है, ये क्या है, प्रोटेक्टिंग कवरिंग है, इससे हम कहते हैं सेल वॉल। स्टूडेंट्स आपके देखते हैं कि ये जो ईस्ट फंगी है, ईस्ट फंगस का हम इस्तेमाल कहां कहां कर, सम कॉमन यूजेस ऑफ ईस्ट। जो हमारा ईस्ट फंगस है, ये हमारे डे टू डे लाइफ में इसका हम यूज कहां कहां करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट मेकिंग ऑफ ब्रेड, यानी ब्रेड फॉर मोस्ट कॉमन यूज ऑफ ईस्ट हैज बीन मेकिंग ऑफ ब्रेड। ये ब्रेड में किस तरह से काम करता है स्टूडेंट्स, विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें the yeast fungus utilize the sugar solutions and releases the excess of carbon dioxide। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि fermentation is the process in which microbes convert one carbon compound to another carbon compound। यानी एक कार्बन कंपाउंड से वो दूसरे कार्बन कंपाउंड में जब कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसी को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। तो यहां पे हम इस फंगस का इस्तेमाल करते हैं फॉर प्रोडक्शंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ अ कार्बन कंपाउंड। जैसे ही हम डोब में ईस्ट फंगस को ऐड करते हैं, इट्स अंडरगोज दैट फर्मेंटेशन प्रोसेस, जिससे एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, और इस एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन की वजह से ये ब्रेड बनाने में हेल्प होता है। सेकेंड, ईस्ट फंगस यूज फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक। अल्कोहलिक ड्रिंक में स्पेशली फॉर वाइन, तो वाइन को भी हम फर्मेंटेशन प्रोसेस से ही बनाते हैं। जैसे शुगर मोलासेस और शुगर, अगर शुगर सॉल्यूशंस में हम ईस्ट फंगस को अगर ऐड करते हैं, तो इट्स अंडरगोज द फर्मेंटेशन प्रोसेस, जो कि शुगर सॉल्यूशंस में जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है वो बहुत रैपिडली होता है। रैपिडली ग्रोथ होने की वजह से द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनदर कार्बन कंपाउंड्स प्रोड्यूस, जिससे इथेनॉल बनता है और बहुत सारे अल्कोहलिक बेवरेज बनाए जाते हैं। नेक्स्ट वन, यूज इन अ बायोफ्यूल। बायोफ्यूल यानी जनरली प्रोडक्शंस ऑफ इथेनॉल। स्टूडेंट्स आपने देखा रहेगा कि अब पेट्रोल में 10% इथेनॉल हम लोग ऐड करते हैं। पेट्रोल पंप पे जैसे पेट्रोल भराने के लिए आप जाओगे, वहां पे बोर्ड लगा हुआ रहता है कि इन अ पेट्रोल 10% इथेनॉल एडेड। इथेनॉल क्या है, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फ्यूल है। जो यहां पे इथेनॉल किस तरह से काम करता है, सेम पेट्रोल की तरह काम करता है, बट पेट्रोल में इसकी प्रोपोर्शन हम क्या करते हैं, 10% एज करते हैं, तो इट इज कॉल्ड एज अ बायोफ्यूल। तो जनरली जो कॉमन यूज है ईस्ट का, दैट मोस्ट कॉमन यूज ऑफ ईस्ट हैज बीन मेकिंग द ब्रेड। अल्कोहलिक ड्रिंक लाइक वाइन is made from the process of fermentation। जनरली वाइन जो प्रिपेयर होती है स्टूडेंट्स, वो ग्रेप्स से होती है, और ग्रेप्स में शुगर के दो कंटेन होते हैं, फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज। तो विद द हेल्प ऑफ द फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज, बाय यूजिंग द स्पेशल टाइप ऑफ ईस्ट फंगस, वी प्रिपेयर अ वाइन। बायोफ्यूल में शुगर मोलासेस, शुगर सॉल्यूशंस का यूज करके, शुगर फैक्ट्री में अक्सर जो हम यूज करते हैं शुगर मोलासेस, उसके फर्मेंटेशन से हम इथेनॉल प्रिपेयर करते हैं। तो ये द सम यूजेस ऑफ अ ईस्ट फंगस। तो आगे चलते हैं। ईस्ट फंगस पे एक क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन ये है कि ईस्ट इज यूज फॉर मेकिंग वाइन, एक्सप्लेन इट। तो ईस्ट का इस्तेमाल हम वाइन प्रिपरेशंस में करते हैं। अब ये किस तरह से वाइन प्रिपरेशंस होता है, उसके कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट,
वाइन इज मेड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज अ फर्मेंटेशन। जैसे मैंने फर्मेंटेशन आपको बताया कि फर्मेंटेशन क्या होता है कि एक कार्बन कंपाउंड ये दूसरे कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। द शुगर प्रेजेंट इन अ ग्रेप्स, sugar molecules which present in a grapes, there is two type of a sugar molecule, glucose and fructose, are fermented by using the yeast fungus। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं? वाइन। वाइन यानी इथेनॉल। तो इसका एक केमिकल रिएक्शन हम देख लेते हैं। स्टूडेंट्स हम क्या ले रहे हैं यहां पे? ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ये होता है C6H12O6 called as a glucose। ग्लूकोज ऑन फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन किसकी वजह से हो रहा है? ईस्ट बैक्टीरिया की वजह से फर्मेंटेशन हो रहा है। इट्स गिविंग 2 मोल ऑफ C2H5OH, जिसको हम अल्कोहल या इथेनॉल कहते हैं, जो वाइन का इंग्रेडिएंट है। एंड रिलीज ऑफ 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये जो इंटायर हमने प्रोसेस देखा स्टूडेंट्स, क्या फॉर्म हो रहा है? ये इथेनॉल फॉर्म हो रहा है। इसको हम लोग कहते हैं इथेनॉल और अल्कोहल, जो कि वाइन का इंग्रेडिएंट है। तो वाइन के प्रिपरेशन में ईस्ट किस तरह से हेल्प करता है? That wine is made by the process called as a fermentations। अब यहां पे fermentations में देखिए, इनिशियली हमने क्या लिया? ग्लूकोज लिया। 1 मोल ऑफ अ ग्लूकोज is converted in 2 मोल ऑफ अ इथेनॉल एंड 2 मोल ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कार्बन कंपाउंड है ये दूसरे कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है, इसी को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू अल्कोहल कॉल्ड एज अ फर्मेंटेशन एंड द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। किसकी मदद से हो रहा है? ये ईस्ट फंगस की मदद से हो रहा है। तो शुगर प्रेजेंट इन ग्रेप्स, ग्रेप्स में 2 टाइप के शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। स्टूडेंट्स ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों का ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, सिर्फ इसके अरेंजमेंट अलग होते। इसे हम बायो मॉलिक्यूल कहते हैं। जब आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तो आपको चैप्टर्स होगा बायो मॉलिक्यूल। तो दिस ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर फर्मेंटेटेड बाय यूजिंग ईस्ट। तो हमने क्या किया? ईस्ट का यहां पे इस्तेमाल किया। आफ्टर द फर्मेंटेशन इट्स गिव द इथेनॉल, जो कि वाइन का इंग्रेडिएंट है। फंगस आर वेरी यूजफुल for bioremediations। Yeast Eurevia lipolytica is used to absorb the toxin released during the productions of palm oil and heavy metals and minerals released in the some other industrial process। And also Saccharomyces cerevisiae is used for absorptions of pollutant like arsenic। स्टूडेंट्स अगर हम हैवी मेटल की बात करेंगे तो आर्सेनिक, मर्क्यूरी, लेड, ये सभी हैवी मेटल्स है एंड इट्स लीड टू द पोल्यूटेंट। साइक्रोमाइसिस cerevisiae is type of a yeast play the very important role for absorptions of these type of a pollutant। ये जो pollutant है वो absorb कर लेते। एंड स्टूडेंट्स ऑयल स्पिल इन ओशियंस, अक्सर ओशियंस में क्या होता है, जब ऑयल टैंकर, कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सीडेंटली
ऑयल टैंकर लीकेज होने की वजह से पूरी ऑयल स्प्लिट हो जाती है ओशियन में, या फिर जब ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं तो एक्सट्रैक्शंस के ड्यूरेशंस में ऑयल स्पिल हो जाती है। तो ऐसे ऑयल को क्लीन करना बहुत ही हार्ड होता है। तो ऐसे में क्या करते हैं, अ सर्टन टाइप ऑफ अ बैक्टीरिया प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस क्लीनिंग ऑफ ऑयल, दैट इज अ अल्केनोवोरैक्स बैक्टीरिया, जो कि ऑयल को फर्मेंटेड करके ये दूसरे सॉल्युबल हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देता है। तो दीज आर द बायो रेमेडिएशंस, जिसमें हमने देखा येरोविया लिपोलिटिका इज यूज्ड टू एब्सॉर्ब द टॉक्सिन रिलीज ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ palm oil, and heavy metals and minerals released in the some other industrial process. Saccharomyces cerevisiae, that is used for the absorptions of the heavy metal pollutants like arsenic and mercury, and oil spill in oceans are cleaned with the help of alkanovorax bacteria. तो स्टूडेंट्स हमने यहां पे देखा सम यूजफुल बैक्टीरिया। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है अपना एंटीबायोटिक। स्टूडेंट जब हम कभी बीमार पड़ते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो आफ्टर द डायग्नोसिस विद द हेल्प ऑफ सिम्टम्स डॉक्टर यूज टू प्रिस्क्राइब सम मेडिसिन। वो मेडिसिन में डॉक्टर अक्सर एंटीबायोटिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो एंटीबायोटिक होता क्या है देखते हैं। एंटीबायोटिक अ कार्बन कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम सम बैक्टीरिया एंड फंगी, यानी एंटीबायोटिक एक कार्बन कंपाउंड है जो हम बैक्टीरिया और फंगी से डिराइव करते हैं। अब ये एंटीबायोटिक का काम क्या होता है। एंटीबायोटिक यूज फॉर डिस्ट्रॉइंग और प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी एंटीबायोटिक क्या करता है। एंटीबायोटिक हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे बॉडी के ऑर्गन सिस्टम को हार्म कर रहे हैं, वो उनको या तो पूरी तरह से खत्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, किल कर देता है, या फिर उनकी ग्रोथ को ये प्रिवेंट करता है, यानी ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। तो एंटीबायोटिक प्ले इंपॉर्टेंट रोल। स्टूडेंट्स इसी एंटीबायोटिक की वजह से हमारे देश से जो ट्यूबरक्लोसिस है ऑलमोस्ट हमने इसको कंट्रोल कर लिया है। तो एंटीबायोटिक की जो डिस्कवरी हुई थी 20th सेंचुरी में, ये बहुत ही हेल्पफुल हुई टू कंट्रोल द सेवरल फैटल डिजीज लाइक ट्यूबरक्लोसिस। तो यहां पे हमने एंटीबायोटिक में क्या देखा कि एंटीबायोटिक मेनली एक्ट अगेंस्ट द बैक्टीरिया। एंटी मतलब हो गया अगेंस्ट और बायोटिक मतलब हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहां पे जो एंटीबायोटिक है ये काम किस पे करता है, मेनली ये बैक्टीरिया पे काम करता है। बट कुछ एंटीबायोटिक ऐसे भी होते हैं जो प्रोटोजोआन पे भी वर्क करते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे के हम टॉपिक में देखते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन, द बेसिस ऑफ अ स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। स्टूडेंट्स नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या है इसे हम समझते हैं। स्टूडेंट्स जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, हमें ब्लड टेस्ट के लिए भेजता है। जैसे ही ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आती है उसमें हमें पता चल जाता है कि किस पैथोजन की वजह से हमें फीवर आ रहा है या फिर हमारे अंदर इंफेक्शन हुआ है। तो ऐसे केसेस में हमें डेफिनेट पता है कि इस पैथोजन की वजह से ही हमें ये सिम्टम्स आ रहे हैं। तो डॉक्टर क्या करता है, स्पेसिफिक मेडिसिन देता है, यानी स्पेसिफिक उसी पैथोजन को किल करने के लिए मेडिसिन देता है। तो उसे हम कहते हैं नैरो स्पेक्ट्रम
स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, यानी हमें पता है कि हम किस पैथोजन की वजह से हमारे बॉडी में इंफेक्शंस हुई है या हमारे बॉडी में जो भी एबनॉर्मलिटीज आई है उस पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए, किल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, जहां पे स्पेसिफिक पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ही ये काम करता है। यानी हमें पता होना चाहिए कि ये कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से बॉडी में ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे, जैसे कि सेफेलोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया। अगर ये ब्लड सैंपल्स में आते हैं तो हम इन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, पेनिसिलिन, मैक्रोलाइड्स एंड वैंकोमाइसिन, जो कि है हमारा नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि डायग्नोसिस प्रॉपरली नहीं हो पाती है, हमें रूट कॉज नहीं पता होता है कि हमारे बॉडी में जो इन्फेक्शन हुआ है वो इन्फेक्शन किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हुआ है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक सभी ऑर्गेनिज्म यानी सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, यानी स्पेशली फॉर बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ पे काम करता है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या होता है, वाइड वैरायटीज ऑफ अ बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया के ग्रुप के ऊपर काम करता है। एंड यूज व्हेन पैथोजन कैन नॉट बी आइडेंटिफाई, यानी उस समय जब पैथोजन की आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाती है ब्लड सैंपल्स में, तो हम क्या करते हैं, उस समय डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, जो बहुत ज्यादा रेंज के बैक्टीरिया को किल कर सकता है और या तो उसके ग्रोथ को स्टॉप कर सकता है। तो आइए देखते हैं एग्जांपल क्या क्या है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में क्या है, एम्पीसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ये सभी जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी अगर हम बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशंस करते हैं स्टूडेंट्स, तो बैक्टीरिया दो कैटेगरीज के होते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है और एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। तो ये जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है ये दोनों ही ग्रुप के बैक्टीरिया पे काम करता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे भी काम करता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे भी काम करता है। तो यहां पर हमने देखा कि एंटीबायोटिक क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रम, दैट टू देयर नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जहां पे हम स्पेसिफिक पैथोजन को टारगेट कर रहे हैं, एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक विच कवर द वाइड रेंज ऑफ अ बैक्टीरिया इंक्लूडिंग द ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज अ ग्राम नेगेटिव and used when pathogen cannot be identified। और एग्जांपल में क्या था, एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। स्टूडेंट्स हम नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की बात कर रहे हैं। पेनिसिलिन was discovered by the great scientist अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो कि प्रोफेसर थे माइक्रोबायोलॉजी के। On 3rd September 1928 the Fleming did one experiment। उन्होंने एक पेट्री डिश में स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया के कुछ कल्चर रखे हुए थे और ये कल्चर के ग्रोथ को वो ऑब्जर्व कर रहे थे। बट वन डे ही फाउंड दैट इन अ पेट्री डिश देयर इज अ फंगल कॉलोनी हैड ग्रोथ। उस पेट्री डिश में एक फंगल कॉलोनी ग्रोथ हो रहे थे। पेट्री डिश में क्या रखा हुआ था, स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया। उसी पेट्री डिश में फंगल ग्रोथ हो रहा था। इस ग्रोथ की वजह से जो बैक्टीरिया थे, बैक्टीरिया हैज डिस्ट्रॉय, तो बैक्टीरिया हैड एक्चुअली बीन डिस्ट्रॉय। आफ्टर द स्टडीज ही कंफर्म दैट द फंगस ग्रोइंग देयर वाज अ पेंसिलियम। जो फंगस था उस फंगस का नाम क्या था, पेंसिलियम, and its secretions had destroyed the bacterial colony। जैसे ही फंगस पेंसिलियम का secretions हुआ, जो बैक्टीरियल कॉलोनीज थी वो बैक्टीरियल कॉलोनीज को वो डिस्ट्रॉय किए। Thus, the first antibiotic penicillin had discovered accidentally, and this formed on the basis of attempt to find the cure for the incurable disease like the tuberculosis। तो हमें हमेशा ही अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को
थैंक्स कहना चाहिए कि इन्होंने लाइफ सेविंग एंटीबायोटिक की डिस्कवरी। टॉपिक है अपना एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। पेनिसिलिन के स्टूडेंट, पेनिसिलिन इज अ ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगस कॉल्ड एज अ पेनिसिलियम। तो ये जो पेनिसिलिन है ये एक फंगस पेनिसिलियम से डिराइव किया हुआ है। इट इज यूज फॉर कंट्रोलिंग एन इन्फेक्शन कॉज बाय स्पेसिफिक बैक्टीरिया। स्पेसिफिक बैक्टीरिया यानी सेफेलोकोकाई, क्लोस्ट्रीडिया, स्टेप्टोकोकाई, ये कुछ बैक्टीरिया है जिसके ऊपर पेनिसिलिन इफेक्टिवली तरीके से काम करता है। Penicillins are useful to treat the bacterial infections. Bacterial infections, ear infections, nose infections, throat infections, skin and some cases pneumonia. तो यहां पे हमने ये देखा कि पेनिसिलिन एक इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक है और ये एंटीबायोटिक की डिस्कवरी किसने की थी स्टूडेंट्स? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी और ये जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है ये हमने किससे डिराइव किया हुआ है? पेनिसिलियम। ओके, ये एक फंगस है, तो ये फंगस से हमने पेनिसिलिन जनरेट किया एंटीबायोटिक एंड बेसिकली इट्स यूज इन ए स्पेसिफिक बैक्टीरिया सेफेलोकोकाई, क्लोस्ट्रीडिया एंड स्टेप्टोकोकाई। तो ये जो कुछ बैक्टीरिया हैं इनके ऊपर ये पेनिसिलिन इफेक्टिवली तरीके से काम करता है। ऑल्सो पेनिसिलिन्स आर यूजफुल टू ट्रीट बैक्टीरियल इंफेक्शंस। बैक्टीरियल इंफेक्शंस में क्या हो गया? ईयर, नोज, थ्रोट एंड